रिकॉर्डिंग ऑन कर देना। रिकॉर्डिंग ऑन हुआ? हेलो, ये क्या डेमो वाला है क्या ये? ठीक है चलो। क्या उनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहा? अच्छा, आप लोग का भी जो रजिस्ट्रेशन है ना वो ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं आज, है ना? तो उससे क्या बेनिफिट होगा कि आप लोग को ये क्लास तो कर रहे हैं लाइव क्लास, ठीक है? साथ में आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, जो क्लास होगा उसका रिकॉर्डिंग होगा, ठीक है? ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग को मिलेगा, ठीक है? ऑनलाइन टेस्ट में होती है यार, जैसे मान लो आप जाके पढ़े, डाउट हो रहा है, देखना है तो एग्जाम है ना? तो पहले एग्जाम में अलाउ नहीं किया था ऑफलाइन के, पर अभी हम लोग उसको भी अलाउ करते हैं, ठीक है? तो आप लोग का लाइव सेशन होता है और उसका भी रिकॉर्डिंग आप लोग को देंगे, ठीक है? अभी आप लोग वीडियो में तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे, आप लोग साथ में आप लोग को बोल ठीक है, तो समझ में आया बात कि क्रूसीफॉर्म कोर क्यों बनाया जाता है? सर्कुलर में हम लोग को रिलक्टेंस सबसे कम मिलेगा। रिलक्टेंस कम मिलेगा तो क्या होगा कि कम करंट से ही उतना ही फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा। ज्यादा करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा करंट की जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्या होगा? हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लोग ये चाहते हैं कि कुछ भी चीज चले तो कम करंट में चल जाए। काहे कि कम करंट में चलेगा तो लॉसेस कम होंगे, समझ में? जितना ज्यादा करंट में चलेगा उतना ज्यादा। तो इससे क्या होगा? क्रूसीफॉर्म कोर बनाने से दो फायदे हैं। एक फायदा यह है कि हिस्टैरिसीस लॉस भी कम होगा, दूसरा कि एडी करंट लॉस एक बोलते हैं वो भी कम हो जाएगा। उसके साथ साथ जो एक और होता है कॉपर लॉस, करंट कम होने के कारण से क्या होगा? कॉपर लॉस की वैल्यू भी कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है बात? तो इसके कारण से हम लोग क्रूसीफॉर्म कोर बनाते हैं। तो कल का जो जो हम लोग किए थे उसको हम लोग देख लेते हैं। कल क्या क्या पढ़े थे? कल के हम लोग जितना भी मैग्नेटिक सर्किट है उसको देखे थे। तो रिलक्टेंस का फॉर्मूला L अपॉन म्यू जीरो म्यू आर ए। हरी बात समझ में? रिलक्टेंस की वैल्यू जो है, अगर L कांस्टेंट हो गया, समझे? L एक बार डिसाइड हो गया, ट्रांसफार्मर बन गया, तो लेंथ ऑफ पाथ डिसाइड हो जाता है। म्यू जीरो कांस्टेंट ही होता है। एरिया भी एक बार बन जाने के बाद एरिया भी फिक्स हो जाता है। फिर भी रिलक्टेंस कांस्टेंट नहीं हो पाता क्योंकि म्यू आर की वैल्यू अलग अलग कंडीशन पे अलग बदल जाती है। इसी के कारण से क्या बताया था? BH कर्व, BH कर्व बताया था। BH कर्व जो है, ये जो ऐसा लूप बनता है, BH कर्व का जो लूप बनता है वो भी किसके कारण से बनता है? म्यू आर के कारण से बनता है। समझ में आ रही बात? म्यू आर के कारण से ही BH कर्व का लूप बनता है। फिर हम लोग कल क्या देखे थे? हम लोग देखे थे MMF, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये N इंटू आई के बराबर होता है, ठीक है? N इंटू आई के बराबर होता है। फ्लक्स क्या होता था? फ्लक्स होता था MMF अपॉन रिलक्टेंस, मतलब ये आता है NI अपॉन L अपॉन म्यू जीरो म्यू आर ए आता है। समझ में आ रही बात? ये फ्लक्स। फिर हम लोग B का फॉर्मूला देखे थे। B क्या होता था? B होता था फ्लक्स डिवाइडेड बाई एरिया। तो ये हो जाएगा NI अपॉन L अपॉन म्यू जीरो म्यू आर आ जाएगा, है ना? इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा N इंटू आई म्यू जीरो म्यू आर डिवाइडेड बाई L हो जाता था। समझ में आ रही बात सभी को? तो इसमें क्या था? करंट बढ़ने से B बढ़ता है, करंट बढ़ने से B बढ़ता है, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से भी B बढ़ जाता है, ठीक है? ये सब हम लोग कल देखे थे। फिर एक होता था मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी H क्या होता था? ये होता था, ये वाला जो पार्ट है NI बाई L जो होता था, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी हो जाता था, NI डिवाइडेड बाई L। तो H को अगर हम लोग B और H के बीच में रिलेशन देखेंगे तो आ जाएगा म्यू जीरो म्यू आर ए देखे थे, ठीक है? जहां पर म्यू आर का वैल्यू 1 होता है वो क्या होता है? एयर कोर होता है। जहां म्यू आर का वैल्यू 1 हो जाता है वो क्या हो जाता है? एयर कोर हो जाता है। एयर कोर का क्या खासियत है? एयर कोर का क्या खासियत है?
बी और एच के बीच में लीनियर लाइन बनेगा। बी और एच के अगर म्यू जीरो की वैल्यू, हाँ ठीक है, ये होगा। तो अगर ये देखो तुम्हारा म्यू आर की वैल्यू 1 हो जाता है, म्यू आर का वैल्यू 1 किसमें होता है? एयर कोर में होता है। एयर कोर में बी और एच के बीच में लाइन बनाते हैं तो कैसा बनता है? स्ट्रेट लाइन जैसा बनता है, लीनियर बनता है। इसी कारण से अगर एयर कोर लेंगे तो एयर कोर में हिस्टैरिसीस लॉस एकदम लगभग 0 होता है। फिर भी एयर कोर क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उसका रिलक्टेंस बहुत ज्यादा होता है। समझ में पढ़ के आए हो सभी लोग इसको? अब हम लोग आज जो है ना मेन ट्रांसफॉर्मर में जाएंगे। ये वाला पार्ट को नोट कर लो कि क्रूसीफॉर्म शेप को क्यों बनाया जाता है, इसको नोट कर लो खाली। ये सब तो नोट कर लियो, तुम कल नहीं आए थे तो पूरा नोट करो। हो गया। अब देखो बीएच कर्व से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बन सकता है जिसको बोलते हैं रिटेंटिविटी और कोअर्सिविटी वाला क्वेश्चन। तो बीएच कर्व को थोड़ा सा दो चीज एक्स्ट्रा समझना है। जैसे ये बीएच कर्व है हमारा, ये मान लो बीएच कर्व है हमारा, ठीक है। वाई एक्सिस में क्या होता है? बी होता है। एक्स एक्सिस में क्या होता है? एच होता है। तो बी जो होता है ये प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स होता है, एच जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू आई है। क्वेश्चन अगर आ जाएगा फाई और आई के बीच में, फ्लक्स और करंट के बीच में कर्व कैसा रहता है? तो बीएच कर्व जैसा ही होता है। समझ में? फ्लक्स और करंट के बीच में कर्व भी बीएच कर्व जैसा रहेगा। अब देखो जब करंट की वैल्यू 0 होती है या एच की वैल्यू 0 होती है तब कुछ फ्लक्स बचा रहता है। ये देखो जब करंट की वैल्यू 0 होती है, देखो यहां पर करंट क्या है? 0 है। उस समय भी कुछ ना कुछ फ्लक्स बचा हुआ है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रेसिडुअल फ्लक्स। इसको बोला जाता है रेसिडुअल फ्लक्स। और ये प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? रिटेंटिविटी कहा जाता है। अगर कोर का कैपेसिटी होता है रेसिडुअल फ्लक्स बचा के रखना, रेसिडुअल फ्लक्स जितना ज्यादा आएगा उतना ज्यादा बोलेंगे कि ज्यादा रिटेंटिव कोर है। समझ में आ रहा है? उतना ज्यादा बोलेंगे ज्यादा रिटेंटिव कोर है। अब देखो
यहां से यहां तक ये कुछ एक्स्ट्रा तुमको एच देना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स्ट्रा एच देना पड़ेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, ताकि मेरा फ्लक्स की वैल्यू या बी की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कोअर्सिव फोर्स। इसको क्या बोला जाता है, कोअर्सिव फोर्स कहा जाता है। तो कोअर्सिव फोर्स वाली प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कोअर्सिविटी। इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, कोअर्सिविटी। अब देखो, जिस कोर का रिटेंटिविटी ज्यादा होगा, जिस कोर का रिटेंटिविटी ज्यादा होगा उसका बीएच कर्व भी ज्यादा चौड़ा बनेगा, ज्यादा एरिया का बीएच कर्व बनेगा। समझ में आ रही बात, जिसका भी रिटेंटिविटी ज्यादा होगा, जो जितना अपने में फ्लक्स बचा लेता है, समझ में, तो उस उतना ज्यादा उसका एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप बन जाएगा। हिस्टैरिसीस लूप उतना ज्यादा एरिया बनेगा। हिस्टैरिसीस लूप एरिया बढ़ेगा तो हिस्टैरिसीस लॉस भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात। तो अगर रिटेंटिविटी बढ़ती है, रिटेंटिविटी बढ़ती है या कोअर्सिविटी बढ़ती है, ठीक है, ऐसा सिंबल बना रहा हूं। सिंबल का मतलब क्या होता है कि अगर रिटेंटिविटी या कोअर्सिविटी बढ़ती है तब जो है हिस्टैरिसीस लॉस भी क्या हो जाता है, हिस्टैरिसीस लॉस भी क्या हो जाएगा, हिस्टैरिसीस लॉस भी बढ़ जाएगा। समझ में आया। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा मशीन है जिसमें रिटेंटिविटी ज्यादा हम लोग रखते हैं, ऐसा कौन सा मशीन है जिसमें ज्यादा रिटेंटिविटी रखते हैं, और ऐसा कौन सा मशीन है जिसमें रिटेंटिविटी कम रखा जाता है। तो ये याद रखना कि ट्रांसफार्मर में कम रिटेंटिविटी रखा जाता है। ट्रांसफार्मर में हैज लेस रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी को कम रखने की जरूरत है इसमें ट्रांसफार्मर में। क्यों, क्योंकि ट्रांसफार्मर में रेसिडुअल फ्लक्स का कोई काम ही नहीं है। ये जो रेसिडुअल फ्लक्स बनता है ना, इसका कोई काम ही नहीं है ट्रांसफार्मर में। इसी कारण से ट्रांसफार्मर का मटेरियल हम लोग कैसा बनाते हैं, सबको लगता है कि ट्रांसफार्मर मोटर सब में मटेरियल एक जैसा रहता है, ऐसा नहीं है। ट्रांसफार्मर में ऐसा मटेरियल चुनते हैं हम लोग जिसकी रिटेंटिविटी कम होती है। रिटेंटिविटी कम होने के कारण से ट्रांसफार्मर का हिस्टैरिसीस लॉस भी कम होता है। लेकिन अगर डीसी मोटर में, डीसी मशीन में या मोटर में, मोटर्स एंड जनरेटर्स, मोटर हो गया या जनरेटर हो गया, इसमें भी कौन सा, मोटर या जनरेटर, इसमें भी कौन सा, मतलब सारे मोटर्स और जनरेटर में हैज मोर रिटेंटिविटी, मोर रिटेंटिविटी मटेरियल। ठीक है, ज्यादा रिटेंटिविटी मटेरियल उसमें होना चाहिए। ठीक है, समझ में आई बात। सेल्फ एक्साइटेड मोटर आगे पढ़ाऊंगा। जनरली जो है ना, जो मोटर्स और जनरेटर्स जो सेल्फ एक्साइटेड होते हैं, सेल्फ एक्साइटेड, जब डीसी मोटर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि मोटर का चालू होने के लिए या जनरेटर को वर्क करने के लिए, डीसी मशीन हो गया या कोई भी मशीन हो गया, उसमें जनरेटर वगैरह को वर्क करने के लिए कुछ ना कुछ पहले से मैग्नेटिज्म होना चाहिए। वो पहले से मैग्नेटिज्म क्या होता है, वो रिटेंटिविटी वाला ही मैग्नेटिज्म होता है। समझ में आ रही बात। दिया होगा, सब डीसी मशीन पढ़ाएंगे ना तुम लोग, सब लोग पढ़े होगे, लेकिन ये इस चीज को नहीं समझे होगे कि ये इसका मतलब क्या होता है। कुछ रेसिडुअल फ्लक्स होना चाहिए। रेसिडुअल फ्लक्स कब आएगा, रेसिडुअल फ्लक्स किसको बोलते हैं, जब करंट तुम नहीं दिए हो, करंट 0 है, उस कंडीशन पे जो फ्लक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, रेसिडुअल फ्लक्स बोलते हैं। तो मोटर और जनरेटर में ये रेसिडुअल फ्लक्स नहीं होगा ना, तो वो करंट फिर आगे बनाएगा भी नहीं, जनरेटर में खास तौर पे। ठीक है, खास तौर पे डीसी जनरेटर्स में वो करंट नहीं बनाता फिर। क्लियर है बात। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि रिटेंटिविटी बढ़ेगा तो हिस्टैरिसीस लॉस बढ़ेगा, कम होगा, बढ़ जाएगा। ट्रांसफार्मर में रिटेंटिविटी ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ट्रांसफार्मर में रिटेंटिविटी कम होना चाहिए। ठीक। दूसरा चीज, मशीन वगैरह डीसी जनरेटर में रिटेंटिविटी ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए, उसमें ज्यादा होना चाहिए। समझ में आ रही बात। चलो नोट करो फटाफट। किसका, वो डिपेंड करता है कि आप कितने पावर का मशीन लगा रहे हो, एक वैल्यू नहीं हो सकती, उसका पावर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि अगर आप जनरेटर बना रहे हो, जनरेटर बना रहे हो तो देखो बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं होता है, फिर भी एकदम कम वैल्यू का ही सफिशिएंट होता है। अगर थोड़ा बहुत भी होगा ना तो भी काम कर जाता है जनरेटर, लेकिन ना कुछ होना चाहिए।
एकदम कम होगा तब भी नहीं काम करेगा, कुछ एक मिनिमम वैल्यू होगी। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, मशीन कितना बड़ा है कितना छोटा है उसके ऊपर रहती है। आई बात समझ में? वैल्यू जो है ना मशीन के मशीन कितना बड़ा है कितना छोटा है, जैसे वो देखे छोटा सा डीसी मोटर देखे, वो सेल्फ एक्साइटेड रहता है कि सेपरेटली एक्साइटेड होता है? सेल्फ एक्साइटेड होता है। छोटा वाला 10 रुपए का मोटर आता है एक तो, 10-15 रुपए का, देखिए अब नहीं देखे? कोई देखिए तो नहीं देखे हो बताओ? वो सेपरेटली एक्साइटेड होता है सेल्फ एक्साइटेड होता है? और सप्लाई नहीं देते तो फिर और सप्लाई देते हैं तो क्या बैटरी लगाते हो ना एक, तो सेल्फ एक्साइटेड है सेपरेटली एक्साइटेड है? उसमें परमानेंट मैग्नेट लगा रहता है। सेपरेटली एक्साइटेड ही बोलेंगे उसको, परमानेंट मैग्नेट लगा रहता है सेपरेटली एक्साइटेड, इसलिए ये वाला टेंशन उसमें नहीं है, समझे? और वो जो जो मैग्नेट लगा रहेगा उसमें पहले से मैग्नेटिज्म होना चाहिए, होना चाहिए ना। अलग अलग मोटर के ऊपर अलग अलग वैल्यू होता है। और मशीन को अगर एज अ मोटर चला रहे हैं तब रेसिडुअल फ्लक्स की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। मशीन को एज अ जनरेटर चलाते हैं ना डीसी मशीन को, तब रेसिडुअल फ्लक्स की जरूरत पड़ती है। डीसी पढ़ाऊंगा तो उसको बताऊंगा अच्छे से। ऑनलाइन वाले आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चैट बॉक्स में लिख करके बताइए आवाज आज क्लियर है कि नहीं है। वही तो आज देखते हैं। हाँ कल ये माइक ठीक से लगा नहीं था ना इसीलिए। बताइए आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अच्छा से चैट बॉक्स में लिख के बताइए ऑनलाइन वाले। चलो ट्रांसफार्मर में आते हैं। तो ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है इसको समझ लोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन बनने लगेगा। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफार्मर में बेसिक क्या चीजें चाहिए, एक कोर चाहिए, समझे? देखो कोर कैसा बनता है, थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रहा हूं कोर का। कोर कुछ इस तरह से थ्री डायमेंशनल दिखेगा। ये देखो ये सॉलिड कोर नहीं होता है, ऐसा पतला पतला शीट होता है, समझे? शीट होता है। कैसा शीट का शेप कैसा रहता है, ई शेप का रहता है और टी शेप का रहता है। ई और टी शेप का शीट को मिला मिला के कोर बनाया जाता है। तो ये पतला पतला शीट रहता है। शीट के ऊपर क्या रहेगा, शीट के ऊपर वार्निश का कोटिंग रहेगा, प्लास्टिक का, प्लास्टिक समझ लो, वार्निश क्या होता है, प्लास्टिक जैसा होता है, वार्निश का कोटिंग रहेगा, ठीक है। सब जगह ऐसी शीट लगा लगा करके ऐसे ट्रांसफार्मर हम लोग बनाते हैं। इस तरह से शीट लगा रहेगा, ठीक है, ये शीट लगा रहेगा। तो ट्रांसफार्मर का कोर के ऊपर क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, शीट। शीट क्यों लगाते हैं ट्रांसफार्मर में, शीट क्यों लगाते हैं, शीट लगाया जाता है, शीट इज यूज्ड टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉस को कम करने के लिए शीट को यूज किया जाता है। समझ में आ रहा है? एडी करंट लॉस कोई बता सकता है एडी करंट लॉस क्या होता है? एडी करंट लॉस क्या होता है?
क्या सरफेस में कुछ करंट फ्लो करने लगता है, तो करंट तो फायदे वाली चीज है। चलो मैं बताता हूं इसको। तो ये हो गया हमारा कोर, ठीक है, कोर वगैरह। अब बाकी क्या होता है दूसरा, यहां पर ऐसा कंडक्टर्स लगे रहे, ठीक है। कंडक्टर्स, कंडक्टर कौन सा मटेरियल का बना रहता है? कंडक्टर कॉपर का बना रहता है। कंडक्टर काहे का बना रहेगा? कॉपर का। इसी तरह से यहां पर भी ऐसी कंडक्टर लगे हुए, वाइंडिंग लपेटा जाता है दोनों साइड पे। वाइंडिंग इस तरह का नहीं रहता, वाइंडिंग जो होता है एक सिलेंडर का शेप लेकर के उसमें वाइंडिंग लपेटा जाता है, एक के ऊपर एक वाइंडिंग होती है, समझे? जैसा इसमें दिखा रहा है वैसा वाइंडिंग नहीं होता है, एक के ऊपर एक वाइंडिंग होती है, उसको सैंडविच वाइंडिंग बोलते हैं। कौन सा वाइंडिंग बोलते हैं? सैंडविच वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक है, सैंडविच वाइंडिंग। सैंडविच वाइंडिंग कैसा होता है समझाता हूं। जैसे क्या होगा कि जैसे एक ऐसा से पूरा कोर में, जैसे मान लो ये कोर है, ट्रांसफार्मर में कोर इतना ही है, अब इसके ऊपर पहले एक वाइंडिंग लपेट देंगे। कौन सा वाइंडिंग सबसे अंदर में होगा? लो वोल्टेज वाइंडिंग ऊपर अंदर में होगा, समझे? ट्रांसफार्मर में प्राइमरी सेकेंडरी करके मत पढ़ो, दो वाइंडिंग होता है, एक लो वोल्टेज और एक हाई वोल्टेज, ठीक है। एक होगा लो वोल्टेज वाइंडिंग और दूसरा होता है हाई वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता कि इस तरफ में लो वोल्टेज लगाएंगे इस तरफ में हाई वोल्टेज लगाएंगे, ऐसा नहीं होता। पूरा कोर को यूज किया जाता है। कैसे करेंगे? जैसे मान लो इतना ही कोर है, समझ लो, इमेजिन करो कि कोर इतना ही है। अब जैसे अंदर में जो इसका तार लपेटूंगा, वाइंडिंग लपेटूंगा पूरा, ठीक है, पूरा वो अंदर वाला जो वाइंडिंग होगा वो कौन सा वाइंडिंग होगा? अंदर वाला वाइंडिंग कौन सा होगा? लो वोल्टेज वाइंडिंग होगा, समझ में? इनर वाइंडिंग जो है हमारा वो लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है। इस लो वोल्टेज वाइंडिंग, ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट को याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट लिख लगाना है, ठीक है, आगे बढ़ना है, ठीक है, न्यूमेरिकल वाला पार्ट नहीं है। अब इसके बाद क्या करोगे? लो वोल्टेज वाइंडिंग पूरा लगा दिया, फिर उसके ऊपर क्या करूंगा मैं? पेपर का या कोई भी इंसुलेटर का कोटिंग करूंगा। क्या करूंगा? इंसुलेटर का कोटिंग करूंगा। कोटिंग क्यों करते हैं? लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग आपस में टच ना हो जाए, सेपरेट करने के लिए। फिर उसके ऊपर क्या करूंगा? पूरा हाई वोल्टेज वाइंडिंग को लपेटूंगा। नंबर ऑफ टर्न्स किस में ज्यादा होगा? हाई वोल्टेज वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होगा। मोटा कौन सा तार होगा? फिर वही बात, जिसमें करंट ज्यादा हो, लो वोल्टेज वाइंडिंग में करंट ज्यादा होता है, उसका वोल्टेज कम होगा, कल ही बताया था ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स, या ऐसे लिख सकते हैं, number of turns NHV is greater than NLV. Number of turns in low voltage winding is lesser than number of turns in high voltage winding. शॉर्ट फॉर्म में लिखवा रहा हूं, फटाफट याद होगा, बाद में रिवीजन करोगे तो, ठीक है। उसके बाद थिकनेस, टी मतलब क्या हो गया? थिकनेस, तार किसका मोटा है किसका पतला है। तो थिकनेस ऑफ H हाई वोल्टेज वाइंडिंग विल बी लेस देन थिकनेस ऑफ लो वोल्टेज वाइंडिंग। यहां पर लिख देता हूं, THV का मतलब होता है थिकनेस ऑफ वाइंडिंग, थिकनेस ऑफ वाइंडिंग इन HV साइड, और TLV का मतलब होता है थिकनेस ऑफ वाइंडिंग इन LV साइड, लो वोल्टेज साइड, समझे? थिकनेस है। N क्या है? N क्या है? N मेरा नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। तो अब देखो ये ओवरऑल इसका कंस्ट्रक्शन पॉइंट में देख लिए, देखो क्या शीट लगाते हैं एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, और क्या यूज किया जाता है? CRGO स्टील बोलते हैं इसको, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील इज यूज्ड विथ लेस देन 5% सिलिका। इसमें सिलिका ऐड किया जाता है, लेकिन 5% से कम ऐड किया जाता है। 5% से ज्यादा करोगे तो ये ब्रिटल मटेरियल हो जाता है। ब्रिटल मतलब फिर उसको शीट नहीं बना सकते। 5% सिलिका टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस को कम करने के लिए 5% सिलिका मिलाया जाता है। तो ये हो गया कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू।
कि कंस्ट्रक्शन में क्या है, कोर बनेगा। कोर किससे बनेगा? शीट से बनेगा। कोर किससे बनता है? CRGO स्टील से बनता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील से बनता है। कोर में कितना परसेंट सिलिका मिलाया जाता है? 5% से कम। 5% से ज्यादा नहीं मिला सकते। 5% से ज्यादा मिला देंगे तो क्या होगा? ब्रिटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटल हो जाएगा। ब्रिटल मतलब फिर उसको शीट नहीं बनाया जा पाएगा, और मारेंगे तो टूट जाएगा वो। ठीक है। वाइंडिंग, वाइंडिंग कैसा होता है? वाइंडिंग किससे बना होता है? कॉपर का वाइंडिंग होता है। क्यों कॉपर का वाइंडिंग होता है? क्योंकि कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। समझ में है? कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर है, इसीलिए। सिल्वर सबसे अच्छा है। सिल्वर बनाओगे क्या? इतना महंगा पड़ेगा कि ट्रांसफार्मर से अच्छा छोड़ दो, ऐसा नहीं नहीं यूज करेंगे, बिजली वाला हो जाएगा बात। तो अच्छा, लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग एक के ऊपर एक किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है? सैंडविच वाइंडिंग बोला जाता है। जैसे सैंडविच होता है ना, ब्रेड रखे फिर उसके ऊपर आलू आलू रखे फिर उसके ऊपर फिर से ब्रेड रखेगा, इसी टाइप का इसमें भी होता है। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी चीजें इतने में आ जाएगा आपका। चलो नोट करो इसको फटाफट। हो गया? अब देखो, ट्रांसफार्मर के साइज को बदलेंगे तो क्या क्या चीजें बदल जाएंगी। साइज के हिसाब से क्या क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। ट्रांसफार्मर साइज, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर विथ ट्रांसफार्मर साइज। समझे? साइज के हिसाब से क्या क्या चीजें बदल देती है। तो ट्रांसफार्मर में अगर देखेंगे कि क्या क्या होता है, तो सबसे पहले होता है केवीए रेटिंग। ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग कितना है? ठीक है, केवीए रेटिंग क्यों बोलते हैं? रेटिंग बोलते हैं मैक्सिमम। रेटिंग का मतलब होता है मैक्सिमम। मैक्सिमम कितना केवीए हो सकता है उसको बोलते हैं केवीए रेटिंग। दूसरा होता है वोल्टेज रेटिंग। दूसरा होता है वोल्टेज रेटिंग, मतलब कि
ट्रांसफार्मर में 4 वाइंडिंग, 4 बोलेंगे अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में 4 तार निकलेगा, 2 तार लो वोल्टेज के लिए और 2 तार एचवी के लिए, ठीक। तो उसमें कितना वोल्टेज दिया जा सकता है उसको बोलते हैं वोल्टेज रेटिंग। तीसरा होता है करंट रेटिंग। करंट रेटिंग, ठीक है। तो अगर देखोगे ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग जो है साइज के पावर 4 पे डिपेंड करता है, समझे, साइज का पावर 4। मतलब अगर देखेंगे कि अगर ट्रांसफार्मर के साइज को 2 गुना कर दिया जाए तो केवीए कितना बढ़ा, केवीए कितना गुना बढ़ेगा, 2 का पावर 4 मतलब 16 गुना बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात। ट्रांसफार्मर का केवीए फिर से बता रहा हूं, साइज को अगर 2 गुना कर दिया जाए तो केवीए कितना गुना बढ़ जाएगा, 16 गुना। क्लियर है सभी को बात। वोल्टेज रेटिंग जो होता है वो साइज के पावर 2 होता है, साइज का पावर 2। ट्रांसफार्मर का ये भी साइज का पावर 2 होता है, साइज का पावर 2 होता है। इसके ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, नहीं तो लंबा चौड़ा टाइम निकलेगा, इसलिए इतना चीज याद रखने की जरूरत है। केवीए अगर साइज 2 गुना होगा तो केवीए 16 गुना हो जाएगा। वोल्टेज रेटिंग साइज 2 गुना होगा तो वोल्टेज रेटिंग 4 गुना हो जाएगा। करंट रेटिंग साइज अगर 2 गुना करे तो करंट रेटिंग 4 गुना होगा। देखो साइज बढ़ने से क्या है, आप मोटा तार को लगा सकते हो, तो मतलब आपके पास चांसेस, करंट मोटा तार लगाओगे तो करंट रेटिंग आपका डबल हो जाएगा, अगर डबल मोटा तार लगा दोगे तो। उसके बाद होता है नो लोड करंट। नो लोड करंट, नो लोड करंट जिसको हम लोग बोलते हैं आई नॉट, मतलब बिना लोड के समय ट्रांसफार्मर विदाउट लोड कितना करंट ले रहा है, बिना लोड के भी ट्रांसफार्मर कुछ करंट लेता है। उसका 2 चीज होता है, बताऊंगा मैं। एक होता है खुद को मैग्नेटाइज करने के लिए करंट लेता है, दूसरा क्या करता है, जो कोर लॉसेस वगैरह है उसको सप्लाई करने के लिए करंट लेता है। तो ये नो लोड करंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है, समझे। साइज अगर 2 गुना होगा तो नो लोड करंट भी 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक। और लास्ट में अगर हम लोग लेते हैं कोर लॉसेस, कोर लॉसेस, तो कोर लॉसेस जो होता है इस प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, समझे। अगर वॉल्यूम 2 गुना हो जाएगा तो कोर लॉस भी 2 गुना हो जाएगा। क्लियर है बात। तो ये 5 चीजें याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या आ जाएगा, जैसे अगर बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 1, अगर साइज को 2 गुना कर दिया जाए, कर दें तो केवीए कितना बढ़ेगा, तो केवीए 16 गुना बढ़ जाएगा, ऐसा करके हो जाएगा, 16 गुना हो जाएगा। अगर इफ केवीए इज इंक्रीज, इफ द साइज ऑफ द ट्रांसफार्मर इज डबल्ड, then KVA will become 16 times. If size of the transformer is doubled, then voltage rating will become 4 times. कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है सभी को ये बात। तो ये साइज के ऊपर कैसे ये पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं, तो ये सब आपका कंस्ट्रक्शन में ही सब आता है, ये सारी चीजें कंस्ट्रक्शन में ही आता है। उसके बाद ट्रांसफार्मर में और क्या क्या चीज लगा रहता है, ट्रांसफार्मर में एक लगा रहता है ब्रीदर, ठीक है। ट्रांसफार्मर में और क्या रहता है, रिले में होता है एक बकोल्ज रिले लगा रहता है, बकोल्ज रिले लगा रहता है, सब एक एक करके होता है उसमें। कि उसके बाद ट्रांसफार्मर में और क्या होगा, ऑयल होता है, ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल डाल के रखते हैं, ठीक है। और क्या होता है ट्रांसफार्मर में, बुशिंग्स वगैरह होंगे, ठीक है, बुशिंग्स होते हैं। बुशिंग्स क्या होता है, अब देखो एक एक करके देखते हैं। ब्रीदर क्या करता है, ब्रीदर जो होता है ना, जैसे क्या होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या है, कॉइल है, समझे। जब ट्रांसफार्मर चलेगा तो वो कॉइल गर्म होता है, कॉइल गर्म होता है तो क्या होता है कि गैसेस फॉर्म होते हैं, समझे। तो ये ब्रीदर क्या करता है, गैस को बाहर निकालवाने का काम करता है। ब्रीदर क्या करता है, अंदर में कोई गैस बना है तो गैस को बाहर निकलवाने का काम करेगा। अंदर जो गैस है तो गैस अंदर ही अंदर रह जाएंगे ना, तो ट्रांसफार्मर धीरे धीरे खराब होने लगता है। तो ब्रीदर क्या करता है, जैसे हम सांस लेते हैं, समझे, तो वैसे ट्रांसफार्मर को भी सांस दिलवाने का, ये बोल सकते हैं अंदर के गैस को बाहर फेंकने का। समझ लो ट्रांसफार्मर कपालभाति प्राणायाम करता है दिन भर, समझे। ऐसे करते हैं ना कपालभाति, बाहर के अंदर के गैस को बाहर निकालता है, ट्रांसफार्मर भी वही काम करता है। ब्रीदर से ऐसा याद रखना है, ट्रांसफार्मर कपालभाति प्राणायाम करता है ब्रीदर के थ्रू।
अंदर के गैस को बाहर निकालते हैं। समझ में आ रही बात? दूसरा ट्रांसफार्मर में बकोल जरीले लगाते हैं। बकोल जरीले क्यों लगाते हैं? बाहर, ये अंदर में लगे रहता है, अंदर में, समझे? इंटर टर्न फॉल्ट के लिए बकोल जरीले लगाते हैं, इंटर टर्न फॉल्ट, समझे? फॉल्ट आने से पहले ही ये बकोल रिले क्या करता है, उसको ट्रिप कर देता है। तो ये जो होता है बकोल रिले इंटर टर्न फॉल्ट के लिए लगाया जाता है। ठीक है। ऑयल क्यों डाला जाता है ट्रांसफार्मर में? ट्रांसफार्मर में कोई चीज घूम रही है क्या, ये बताओ? तो ऑयल क्यों डालते हैं? ऑयल डालते हैं कूलिंग करने के लिए। ठीक है। ऑयल में याद रखना, ऑयल ऐसा रहना चाहिए नॉन वोलेटाइल एंड लेस डेंस, नॉन विस्कस। समझे? वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसा चीज जो आग पकड़ ले जल्दी। तो ट्रांसफार्मर के अंदर ऐसा ऑयल डालोगे क्या जो जल्दी आग पकड़ ले? ट्रांसफार्मर ही जल जाएगा। और दूसरा, विस्कस नहीं होना चाहिए, ज्यादा गाढ़ा तेल नहीं होना चाहिए, पतला तेल होना चाहिए। पतला तेल ज्यादा अच्छा ठंडा कूलिंग करता है। ठीक। उसके बाद उसमें बुशिंग लगाया जाता है। बुशिंग क्या होता है? बुशिंग बोलेंगे कनेक्टेड विथ वाइंडिंग, वाइंडिंग से कनेक्टेड रहता है, कनेक्टेड विथ वाइंडिंग, वाइंडिंग से ये कनेक्टेड रहता है। तो ट्रांसफार्मर में ये सब चीजें लगाई जाती है। समझे? तो एक्सचेंज गैसेस यहां पर ब्रीदर में लिख देता हूं, एक्सचेंज गैसेस, या कह सकते हैं टू एग्जॉस्ट इंटरनल गैसेस। अंदर में जो गैसेस है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ब्रीदर लगाते हैं। क्लियर है बात? तो ये सब चीजें याद रखोगे। डायरेक्ट सवाल आ जाएगा इसमें कि ये केवीए रेटिंग के ऊपर सवाल आ जाएगा, इसको मन में बैठा लो समझ में आ रहा है? मन में बैठा लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। बनाएंगे धीरे धीरे, तुरंत तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? इसका एंगल को क्या करोगे तुम? कितना भी एंगल का लगा सकते हैं, स्ट्रेट भी लगा सकते हैं, टेढ़ा भी लगा सकते हैं, कितने भी एंगल पे लगा सकते हैं। बुशिंग क्या होता है? बुशिंग जो है कनेक्शन रहता है, किसके साथ? वाइंडिंग के साथ कनेक्शन रहता है। उसके एंगल का कोई लेना देना नहीं है। उसका एंगल कितना भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है, टेढ़ा भी लगा सकता है। ट्रांसफार्मर का डिजाइन के ऊपर रहता है वो। समझे? ट्रांसफार्मर जनरली क्या है, उसको टेढ़ा लगाता है। क्यों टेढ़ा लगाता है? क्योंकि बुशिंग के बीच में जो है ना, जगह होना चाहिए काफी। तो कुछ एंगल लेकर के, जैसे क्या है, अंदर में ट्रांसफार्मर बना हुआ है, अब यहां से ऐसा ऐसा एंगल लेकर के बाहर निकालते हैं। क्यों? क्योंकि इसके और इसके बीच में जो तार है ज्वाइन नहीं होना चाहिए। ज्वाइन हो जाएगा तो क्या होगा? शॉर्ट हो जाएगा। तो इसी कारण से क्या है, बुशिंग को थोड़ा गैपिंग से निकालता है। मान लो यहां से ही निकाले, तो यहां से निकाल रहे हैं, इन दोनों के बीच में गैपिंग रखेंगे, यहां पर कनेक्शन कर देंगे, तो क्या होगा, इन लोगों के बीच में ज्यादा गैपिंग आ जाएगा। आ रही बात समझ में? दूसरा चीज क्या है एक और, बुशिंग कितना एंगल होगा, ये फिर किस पे डिपेंड करेगा कि ट्रांसफार्मर का रेटिंग क्या है। समझ में आ रहा है? जैसे क्या है, अगर मैं तुमको बोलूंगा कि भाई एक तार और दो तार के बीच में कितना गैपिंग होना चाहिए, जो बाहर में वायर होते हैं ना, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, तो एक तार और दो तार के बीच में मिनिमम गैपिंग कितना होना चाहिए? क्या बताओगे आंसर में? मिनिमम गैपिंग कितना होना चाहिए? रेटिंग पे डिपेंड करता है। वोल्टेज अगर ज्यादा होगा तो गैपिंग ज्यादा करना पड़ेगा। क्यों? अगर जैसे मान लो यही जो है, मान लो 440 किलो वोल्ट का दे दिए, समझे? एक फेज और एक न्यूट्रल होता है, 400, मतलब एक फेज और न्यूट्रल, सिंगल फेज की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल। 440 किलो वोल्ट है इसके बीच में, तो ये जो है इतना ज्यादा, इसका गैपिंग कम रखेंगे ना, तो बीच के एयर को आयोनाइज कर देगा। क्या करेगा? आयोनाइज कर देगा। आयोनाइज करने से ये समझ लो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या होता है, पूरा सप्लाई बंद हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट होना मतलब ये क्या हो गया, फॉल्ट होना। समझे? सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो गया इसमें। तो यही चीज है, वो वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रांसफार्मर कितना बड़ा साइज का है, कितना छोटा साइज का है। जैसे छोटे छोटे ट्रांसफार्मर में तो बुशिंग ही नहीं होती है। जो घर में घर बोल रहा हूँ, जो रेडियो वगैरह में लगता है, ये सब ट्रांसफार्मर में देखना कोई बुशिंग नहीं होती है। समझे? बुशिंग किसमें होगा? बड़े ट्रांसफार्मर में। और जितना ज्यादा हाई, जैसे यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, इसके बुशिंग की साइज जो है ना,
वो कम होगी, मतलब बुशिंग का एंगल कम होगा। और बड़े ट्रांसफार्मर, पावर ट्रांसफार्मर में और ज्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर बनता है, उसका बुशिंग का एंगल और बढ़ जाएगा। बुशिंग क्यों करते हैं? अंदर के वाइंडिंग को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। एंगल क्यों देते हैं? इन दोनों के बीच में कुछ गैपिंग करने के लिए। समझ में आ रही बात? किसके ऊपर डिपेंड करेगा एंगल? रेटिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर है? चलो नोट कर लो। ओके, अब ट्रांसफार्मर की वर्किंग देखते हैं, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है। वर्किंग वर्किंग देखते हैं। ट्रांसफार्मर में देखो क्या रहेगा, एक प्राइमरी वाइंडिंग होगा। प्राइमरी वाइंडिंग क्या होता है? लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग दोनों हो सकता है, ठीक है। अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी वाइंडिंग क्या होगा? लो वोल्टेज वाइंडिंग। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो प्राइमरी वाइंडिंग हाई वोल्टेज, ठीक है। और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों होगा। अब देखो एक साइड में हम लोग सप्लाई देते हैं, कौन सा सप्लाई देते हैं? साइनसोइडल सप्लाई देते हैं। एक साइड में क्या देते हैं हम लोग? साइनसोइडल सप्लाई देते हैं। तो पहले ट्रांसफार्मर मान लो कि दो करंट की बात करूंगा, एक आई एम जो होता है इसको बोला जाता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, ऑफ करंट। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट क्या करेगा? फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा? फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो फ्लक्स कौन से डायरेक्शन में बनेगा, कैसे पता चलेगा? राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा, ठीक है। जैसे मान लो ये कोर है, ठीक है, ये कोर है। अब इसमें वाइंडिंग ऐसा लपेटा हुआ है। वाइंडिंग कैसा लपेटा होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। वाइंडिंग इस तरह से लपेटा हुआ है, तार वार है क्या कहीं? ठीक है, ऐसा वाइंडिंग लपेटा हुआ। तो कैसे करोगे? वाइंडिंग जैसा लपेटा हुआ, मान लो वाइंडिंग ऐसा लपेटा हुआ है, बाहर से ऐसा घूम रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इस तरह से पकड़ेंगे। जो अंगूठा का डायरेक्शन होगा वही क्या बताएगा? फ्लक्स बताएगा, ठीक। अगर वाइंडिंग उल्टा लपेटा हुआ है, ऐसा लपेटा हुआ है, जैसा भी लपेटा हुआ है, तो हम लोग क्या कर देंगे? जैसा लपेटा हुआ वाइंडिंग उस तरह से अंगूठा का रखेंगे। ये क्या दे देगा? फ्लक्स दे देगा। अब यहाँ पर देखो क्या है, इसको तरीका क्या है, डायग्राम देख करके कैसे करना है। इसमें करंट फ्लो करेगा तो ऐसा जाएगा कि नहीं जाएगा करंट?
समझ में आया? तो जैसा करंट जाएगा अपनी उंगलियों को वैसी रख दो, ऐसा उंगली को ऐसा रख दिए। अब ये क्या हो जाएगा? फ्लक्स का डायरेक्शन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फ्लक्स का डायरेक्शन। तो ये क्या करेगा? एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ये फ्लक्स जो है, देखो करंट क्या है? साइनोसॉइडल, तो फ्लक्स कैसा बनेगा? फ्लक्स भी बनेगा साइनोसॉइडल। साइनोसॉइडल का क्या मतलब होता है? अल्टरनेटिंग फ्लक्स का क्या मतलब होता है कि ये जो करंट है, ये करंट का एक डायरेक्शन नहीं है। आधे साइकिल में करंट का डायरेक्शन ये होगा तो आधे साइकिल में करंट का डायरेक्शन पलट जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो फ्लक्स का डायरेक्शन भी आधे साइकिल के बाद क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। क्लियर है सभी को बात? तो ये इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें फेजर डायग्राम बनाते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें फेजर डायग्राम बनाते हैं। क्यों? फेजर डायग्राम उसी को रिप्रेजेंट करता है कि दोनों साथ में, अगर दो वेक्टर को लेते हैं, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर को लेते हैं, तो क्या होगा कि जब दोनों साथ में चलेंगे तो क्या होगा, उसके बीच में कितना एंगल बना रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम। ठीक, बताऊंगा मैं उसको। तो ये एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ये फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तो हम लोग को फैराडे जो है उन्होंने बताया है कि E बराबर क्या होता है? माइनस एन डी फर्स्ट। फैराडे ने बताया था E बराबर एन डी फाइव बाई डी टी बताया था। E बराबर एन डी फाइव बाई डी टी। लेंज लॉ बता दिया, लेंज ई एल, एल लिख दे रहा हूं, मतलब इसमें लेंस लॉ को भी इंक्लूड कर दे रहा हूं। लेंज लॉ को इंक्लूड कर दे रहा हूं तो ये क्या बताता है? E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अब इसमें भी बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये माइनस का क्या मतलब होता है। ये माइनस का मतलब ये होता है कि जो ईएमएफ होगा ना, वो इस फ्लक्स को अपोज करने का ईएमएफ होगा। समझा? ईएमएफ ऐसा बनेगा कि जिस कारण से ईएमएफ बना है वो उस कारण को कम करने का कोशिश करेगा। हमेशा याद रखना, ये ट्रांसफार्मर में भी यही नियम है, मोटर में भी यही नियम है, जनरेटर में भी यही नियम है। E बराबर माइनस एन डी फाइव बाई डी टी। अब इसका उपयोग कैसे करेंगे इसको देखते हैं। जैसे क्या है, इसमें फ्लक्स बनेगा। मान लो हम लोग जो है, आप बोलोगे कि सर जब फ्लक्स आगे पीछे दोनों होता है तो आप एक ही क्यों बनाते हैं? इस करंट में फ्लक्स ऐसा होगा, अगर करंट ऐसा होगा तो फ्लक्स ऐसा होगा। समझ में आ रही बात? अब यहां पर ईएमएफ बनेगा। अब ईएमएफ का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? देखो, एक फ्लक्स ऐसा आ रहा है, इस कोर में, इस साइड में फ्लक्स नीचे की तरफ है, समझे? अब इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए, मतलब उसका विरोध करने के लिए कैसा फ्लक्स होना चाहिए? उसके ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ फ्लक्स बनेगा, तो ऊपर की तरफ फ्लक्स बनेगा तो मेरे को उंगली को ऐसा रखना पड़ेगा, और उंगली को ऐसा रखूंगा तो करंट कैसा होगा? ऐसा होगा कि नहीं होगा? अभी फिलहाल करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ये मान लेना नो लोड में करंट फ्लो नहीं करता है ना, तो लोड नहीं लगा है। लेकिन अगर फ्लो करता, मान लो मैं उसकी वो कर देता, क्या बोलते हैं उसको, कनेक्ट कर देता, ओपन सर्किट को शॉर्ट कर देता या कोई लोड लगा देता, तो करंट कैसा फ्लो करता? ऐसा फ्लो करता। अब हमेशा याद रखना, करंट बाहर कहां से निकलता है? पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकलता है। समझ में आ रहा है? करंट बाहर कहां से निकलता है? पॉजिटिव टर्मिनल से। और अंदर कहां घुसता है? नेगेटिव टर्मिनल से। अलग अलग किताबों में ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम बहुत अलग अलग दिया हुआ है, समझे? थरेजा बुक देखोगे तो उसका अलग है, आईआईटी के नोट्स को देखोगे, जैसे जो आईआईटी के एनपीटीईएल का नोट्स देखोगे तो उसका अलग है। मैं आपको सही सही बता रहा हूं कि क्या आएगा, ठीक है? निकालने का तरीका ऐसा है। तो देखो क्या होगा कि ईएमएफ अगर बनेगा तो इस तरह से बनेगा। तो बोलोगे सर ये तो अल्टरनेटिंग है। मैं क्या बता रहा हूं, जब इस डायरेक्शन में करंट होगा तब ईएमएफ ऐसा होगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि हमेशा ईएमएफ ऐसी रहेगा। डीसी का क्या मतलब होता है? हमेशा ईएमएफ को पोलैरिटी यही रहना। यहां पर क्या है, ये एसी है, तो आधे साइकिल में प्लस माइनस, तो अगले आधे साइकिल में क्या हो जाएगा? माइनस प्लस होगा। समझ में? ये पलटते रहता है, इसलिए ये क्या है? एसी वाला है। तो ये ईएमएफ E2 का। अब देखो यहां पर भी एक ईएमएफ सेटअप होना है। क्यों? क्योंकि ये डी फाइव बाई डी टी ये वाला वाइंडिंग भी देख रहा है, डी फाइव बाई डी टी ये वाला वाइंडिंग भी देख रहा है कि नहीं देख रहा है? तो यहां पर ईएमएफ देखो, ये वाले फ्लक्स, यहां पर फ्लक्स ऊपर की तरफ है, यहां पर फ्लक्स ऊपर की तरफ है, उसको अपोज करने वाला फ्लक्स कैसा होना चाहिए? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ है तो मान लेते हैं इमेजिनरी करंट है, नीचे की तरफ के लिए इमेजिनरी करंट ऐसा डायरेक्शन में होना चाहिए। तो यहां पर भी ये करंट यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है। तो देखो E1 और E2 दोनों की पोलैरिटी एक जैसी आई कि नहीं आई? E1 और E2 दोनों की पोलैरिटी एक जैसी आई कि नहीं आई? अब थेरेजा बुक देखोगे तो एक में E1 ऊपर बना दिया है और E2 नीचे बना दिया है। तो बोलोगे सर थेरेजा बुक गलत हो गया।
समझे। थेरेजा बुक हो गया या और कुछ कुछ बुक्स में ऐसा E1 E2 अपोजिट डायरेक्शन में रहता है, वो भी गलत नहीं है। कैसे गलत नहीं है, वो लोग वाइंडिंग के सेंस को अलग कर देते हैं। देखो इसको अलग कर दिए, मैं वाइंडिंग को कुछ इस तरह से लगा देता हूँ, ये ऐसा है, देखो वाइंडिंग को कुछ मैं इस तरह से लगा देता हूँ। अब तुम निकालो E1 और E2 का, देखो यहां से निकालता हूं, यहां पर करंट मान लो ऐसा है तो वाइंडिंग में फ्लक्स, इसमें करंट ऐसा आएगा, इसमें करंट ऐसा आएगा, तो फ्लक्स नीचे की तरफ होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, नीचे की तरफ फ्लक्स। अब यहां पर फ्लक्स ऊपर की तरफ है, यहां पर फ्लक्स नीचे की तरफ है। इसको अपोज करने के लिए, इसको अपोज करने के लिए मेरे को नीचे की तरफ वाला फ्लक्स चाहिए, मतलब ये करंट ऐसा होना चाहिए, तो यहां पर माइनस और यहां पर प्लस आएगा। और इसको अपोज करने के लिए मेरे को ऊपर की तरफ वाला चाहिए, तो ऊपर की तरफ वाला चाहिए तो ऐसा बनेगा। तो यहां से बाहर निकल रहा है, यहां से अंदर घुस रहा था, ये प्लस और ये माइनस बन गया। अब देखो अलग अलग पोलैरिटी है कि नहीं है। क्या मतलब है इसका, थेरेजा बुक भी सही है और IISc का नोट्स भी सही है, सब कुछ सही है, समझ में आ रहा था। इसमें ना कई लोग ना मेरे से पूछते हैं कि सर क्या है, समझे। कई बार क्लास लिया हो ना तो इन लोग ना इस तरह से मेरे को बच्चे लोग बोलते हैं सर आप गलत बताए हो, कई क्लास में ऐसा देखने को मिला है मेरे को, समझे। तो यही है कि जो फेजर डायग्राम है उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, यही मैं बोल रहा हूँ। फेजर डायग्राम अलग अलग सर्किट के लिए अलग अलग होगा, कितना को याद करोगे, कितना को याद करोगे। सर्किट कितने तरीके से बन सकते हैं इसमें, तुम ही सोचो कितने तरीके से सर्किट बन सकते हैं। एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, एक और बना के दिखाता हूं। इसको ऐसा कर दिया वाइंडिंग को, और इसको ऐसा कर दिया। अब इसका फेजर डायग्राम तुम लोग होमवर्क में करके रखना, ठीक है। ये दो ठो बता दिया, इसमें E1 और E2 दोनों सेम फेज में आएंगे, इसमें E1 और E2 दोनों अलग अलग फेज में आएंगे। यहां पर बताना E1 और E2 सेम फेज में आएंगे कि अलग अलग फेज में आएंगे, ठीक है। और चौथा ये वाला बताना, इसका लास्ट वाला। चार तरह की सर्किट बन सकती है, ये सर्किट एक बन जाएगा और यहां पर भी ऐसा वाला सर्किट बन जाएगा, समझ में आ रही बात। तो चार अलग अलग तरह की सर्किट बन सकती है, चार अलग अलग तरह की सर्किट मतलब चार अलग अलग फेजर डायग्राम। तो मैं क्या बोल रहा हूं, फेजर डायग्राम का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, समझ में आ रहा है। लेकिन मैं जो जो चीजें हैं, जो काम की चीजें हैं, उसको मैं बता भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब सुन लो आगे फिर लिखना, पहले मैं पूरा बता देता हूं। देखो क्या हो रहा था, ये दोनों सर्किट को तुम लोग नोट कर लेना। E1 E2 के बीच में क्या होगा वो सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या आएंगे, इतना डिटेल फेजर डायग्राम वगैरह नहीं आने वाला। बस ये देखो जैसे नो लोड है, पहले लोड नहीं लगा है, तो लोड नहीं लगा है तो क्या होगा कि एक फ्लक्स बनेगा, फ्लक्स बनेगा तो क्या करेगा, फ्लक्स EMF E1 और E2 और E1 देगा। यहां पर भी E2 लिख दिया हूं, यहां पर EMF बनाएगा, ये इंड्यूस EMF है। देखो इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये जो वोल्टेज है ये कौन सा वोल्टेज है, जो मैं दिया हूं, समझे, सोर्स वोल्टेज है। और ये वाला वोल्टेज कौन सा है, जो उसमें इंड्यूस हुआ है, समझे, उस फ्लक्स के कारण से जो इंड्यूस हुआ है वो वाला EMF है। ये वाला EMF कौन सा है, ये भी इंड्यूस्ड EMF है, समझ में आ रही बात। अब पहले एक ही करंट था, मैग्नेटाइजिंग करंट, समझे, जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर दिया। अब उसके बाद क्या होगा, बोलेगा भाई मेरे यहाँ पर लॉस हो रहा है। कौन कौन सा लॉस हो रहा है, यहाँ पर अभी फिलहाल एक लॉस हो रहा है, हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस हो रहा है, और एडी करंट लॉस हो रहा है, एडी करंट लॉस हो रहा है। और कौन सा लॉस हो रहा है, कॉपर लॉस भी हो रहा है, ठीक है। तो कई लोग बोलेंगे सर कॉपर लॉस तो नहीं होता नो लोड में। कॉपर लॉस होता है नो लोड में, लेकिन कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि ये करंट कम है, IM है, ये करंट क्या होता है, ये कम होता है, इसी कारण से कॉपर लॉस बहुत कम होता है, तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कॉपर लॉस नो लोड में नहीं होता, कॉपर लॉस नो लोड में होता है, समझ में आ रही बात। अब उसके बाद क्या करेंगे, लॉस को सप्लाई करने के लिए एक और करंट हम लोग ले लेते हैं, इसको बोल देते हैं वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट, या लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट कह देते हैं, ठीक है, लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट। तो दो करंट है, एक करंट है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट, और एक करंट है वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट।
तो टोटल नो लोड करंट हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट प्लस वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट। लेकिन यहां पर आप डायरेक्ट एडिशन नहीं कर सकते, इसमें आपको वेक्टर लेना पड़ेगा। नो लोड कंपोनेंट ऑफ करंट क्या है? एक वेक्टर है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट क्या है? ये भी एक वेक्टर है। वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट क्या है? वेक्टर है। लेकिन मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट कर क्या रहा है? मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट क्या कर रहा है? ये कर रहा है प्रोड्यूसेस फ्लक्स। ये क्या कर रहा है? प्रोड्यूसेस फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। किसके जैसा वर्क करेगा? वर्क एज अ करंट इन इंडक्टर। इंडक्टर में जैसा करंट होता है ना, उसी के करंट के जैसा वर्क करेगा, या उसका बिहेवियर उसी के जैसा रहेगा। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा? कि इंडक्टेंस क्या होता है? सर्किट में इंडक्टेंस पढ़े हो कभी? इंडक्टेंस क्या होता है? प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बाय विच स्टोर्स एनर्जी इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर की वह प्रॉपर्टी जिसके तहत जो है, जो कंडक्टर है वो एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड के तौर पे स्टोर करता है। तो मैग्नेटाइजिंग करंट मतलब यहां पर क्या है? ये करंट जो है मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ये करंट जो है, बोल सकते हैं इस करंट के कारण से ही एनर्जी स्टोर हो रही है मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो ये क्या करता है? ये इंडक्टर की तरह काम करेगा, इंडक्टर का करंट। और जो वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट है, ये लॉस कंपोनेंट ऑफ करंट है। लॉस कंपोनेंट बोलते हैं इसको। अब ये बताओ, आर हो गया रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, तीनों में लॉस किसमें होता है? सिर्फ लॉस होता है आर में, इसी में लॉस होता है। तो ये कैसा कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं कि करंट फ्लोइंग इन रजिस्टर। रजिस्टर में जैसा करंट फ्लो करता है ना, उसके जैसा है। ठीक है। अब आप लोग एसी सर्किट पढ़े होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि थोड़ा एसी सर्किट जानते हो। तो एसी सर्किट में याद करो कि एसी जैसा, अगर ये वोल्टेज को मैं रिफरेंस में लेता हूं, अगर वोल्टेज को रिफरेंस में लेता हूं, तो जो रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है वो वोल्टेज के साथ में होता है। समझ में आ रही बात? और जो इंडक्टर में करंट फ्लो करता है वो उससे 90 डिग्री पीछे होता है। तो रजिस्टर और इंडक्टर के करंट को जब हम लोग मिलाते हैं तो कैसे? वेक्टर के तौर पे मिलाते हैं। इसको करंट को लिखेंगे आई, और इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? अंडर रूट आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? तो इसी तरह से यहां पर नो लोड करंट का वैल्यू अगर निकालेंगे, मॉड ऑफ नो लोड करंट, ये बन जाएगा अंडर रूट आई एम का स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू का स्क्वायर। समझ में आ रहा बात? ये ऐसा बन जाएगा। और इन दोनों के बीच में एंगल कैसे निकाला जाता है? ये वाला एंगल कैसे निकाला जाता है? थीटा इज इक्वल टू कैसे निकाला जाता है? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आई एल अपॉन आई आर, ऐसे करके निकाला जाता है ना। थीटा कैसे निकाला जाता है? tan इनवर्स आई एल अपॉन आई आर। तो उसी तरह से यहां पर भी थीटा नॉट बोलेंगे। समझ में? आई एल, आई एम और आई नॉट के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा नॉट बोलते हैं। तो थीटा नॉट कैसे निकाला जाएगा? tan इनवर्स आई एम अपॉन आई डब्ल्यू। समझ में आ रहा बात? तो मैं अगर बोलूंगा कि ट्रांसफार्मर में लॉस बढ़ेगा तो क्या होगा, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ करंट होगा तो क्या होगा, ये देखो, यही मैं इसको समझाऊंगा। रखो, ये तो थीटा हो गया। अब कॉस थीटा नॉट, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस ऑफ tan इनवर्स आई एम अपॉन आई डब्ल्यू। ठीक है। अब इसके आधार पे एक दो ठो आंसर देना मेरे को। यहां तक क्लियर है? तो यहां पर दो कंपोनेंट ऑफ करंट आएगा, एक आई एम, एक आई डब्ल्यू। अभी तक लोड नहीं लगाया हूं, अभी तक मैं लोड नहीं लगाया हूं। यहां पर खाली दो कंपोनेंट ऑफ करंट आएगा, एक मैग्नेटाइजिंग करंट जो क्या करेगा? फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। दूसरा वर्किंग कंपोनेंट ऑफ करंट, ये क्या करेगा? लॉस को सप्लाई करेगा। ठीक है। अब ये टोटल करंट हम लोग निकालते हैं, ये आई एम का स्क्वायर प्लस आई डब्ल्यू का स्क्वायर करके होगा। कई लोग डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, कई लोग ऐसा कर देते हैं एग्जाम में। ये पूछ देगा भाई आई एम मैग्नेटाइजिंग करंट इतना दिया है, वर्किंग करंट इतना दिया है, तो नो लोड करंट कितना होगा? तो ऐसे निकालना है। समझ में आ रही बात? वो ऐसे डायरेक्ट नहीं जोड़ देना। उसके बाद ये तुम्हारा पावर फैक्टर, इसको बोलते हैं नो लोड पावर फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है नो लोड पावर फैक्टर।
चलो नोट करो फटाफट, इसी के आधार पे क्वेश्चन पूछूंगा, इसको दिमाग में बैठा लो। हो गया? चलो दो चार क्वेश्चन इससे रिलेटेड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें, इफ 0.4 एम्पियर is used to magnetize
the transformer and 0.3 एम्पियर या हाँ 0.3 एम्पियर is the loss component of transformer at no load. Then find no load current. चलो बनाओ, फाइंड द नो लोड करंट। 0.5 एम्पियर आ जाएगा। आया देखो, डायरेक्ट करना है। मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट दिया हुआ है 0.4, वर्किंग कंपोनेंट दिया हुआ है 0.3, तो तुम्हारा आ जाएगा नो लोड कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0.4 का स्क्वायर प्लस 0.3 का स्क्वायर। ये आंसर आ जाएगा 0.5। एकदम आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस याद रखिएगा मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट और नो लोड कंपोनेंट को डायरेक्ट ऐड नहीं करना है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, व्हाट विल बी द पावर लॉस at no load if supply voltage at no load is 200 वोल्ट। पावर लॉस कितना होगा अगर सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट है, ठीक है। पावर लॉस कितना होगा अगर सप्लाई वोल्टेज 200 वोल्ट है? चलिए बताइए क्या होगा। यहाँ फंस गए, अभी बताया था फॉर्मूला तो फटाफट बना डाले। यहाँ इसको कैसे बनाओगे? पावर लॉस कैसे बनाते हैं? पावर लॉस का फॉर्मूला बता सकते हो? क्या क्या होता है पावर लॉस का फॉर्मूला? करंट नो लोड पे जीरो नहीं है, ये तो है करंट नो लोड पे 0.5 एम्पियर है, इसी क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। करंट नो लोड पे 0.5 एम्पियर है, तो पावर लॉस कितना होगा? है वी स्क्वायर आर स्क्वायर, आई स्क्वायर आर। एक फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर, ये ठीक बोल रहे हो। और क्या फॉर्मूला होता है? वी आई कॉस फाई होता है, ठीक है। और क्या फॉर्मूला होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। और कोई फॉर्मूला होता है क्या? तीन ही फॉर्मूला होता है पावर लॉस का। अब यहाँ आर तो दिया नहीं है, आई और वी दिया है तो कॉस फाई नहीं दिया है। कॉस फाई यहां से निकाला जा सकता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? कॉस फाई नॉट क्या बताया था? कॉस ऑफ टेन इनवर्स आई डब्ल्यू अपॉन आई एम अपॉन आई डब्ल्यू, यही बताया था, यही बताया था। ये डायरेक्ट भी निकाला जाता है। कॉस फाई नॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई आई नॉट आ जाएगा, समझे? आई डब्ल्यू बटे आई नॉट आ जाएगा। देखो कैसे आ जाएगा, अगर इसको हम लोग बोलेंगे ये आई एम है, ठीक है। ये वर्किंग कंपोनेंट उससे 90 डिग्री ऊपर होगा, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा आई नॉट। दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है? आई नॉट होता है। तो अगर हम लोग को एंगल निकालना है तो एंगल कैसे? इसका कॉस क्या होगा? ये वाला एंगल होता है एंगल फाई नॉट, तो इसका कॉस क्या हो जाएगा? आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई आई नॉट। समझ में आ रही बात? कॉस फाई क्या हो जाएगा? आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई आई नॉट। इतना याद इसको देखने की जरूरत है, इसको डायरेक्ट बना दो। आई डब्ल्यू डिवाइडेड बाई आई नॉट, वर्किंग कंपोनेंट जो फेस कंपोनेंट होता है ना, फेस कंपोनेंट डिवाइडेड बाई टोटल कंपोनेंट, आई डब्ल्यू बाई आई नॉट। तो कैसे निकाल लेंगे? आई डब्ल्यू की वैल्यू कितना है? 0.3,
और आई नॉट की वैल्यू कितना है 0.5, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। अब पावर लॉस निकाल सकते हैं, तो पावर लॉस निकाला जा सकता है वी 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 कितना दिया 200 आई नॉट। यहां पर कौन सा आई यूज करेंगे, आई दिया है 3 ठो आई हमारा निकला है, आई एम आई डब्ल्यू आई नॉट, कौन सा आई यूज करेंगे, आई नॉट यूज करेंगे टोटल करंट। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.5 इंटू मल्टीप्लाई बाय 0.3 डिवाइडेड बाई 0.5। ये दोनों हो गया कैंसल, तो 200 गुना 0.3 कितना हो जाएगा 60। समझ में आया? ये कितना आ जाएगा अपना 60 वाट जो है हमारा टोटल पावर लॉस आ जाएगा। क्लियर है? तो अब यहां से थोड़ा एक चीज ऑब्जर्व किए होगे कि पीएल अगर मैं ऐसे करके करूं, पीएल बराबर वी इंटू आई डब्ल्यू करता हूं, 200 गुना आई डब्ल्यू कितना था 0.3, कितना आएगा 60 वाट ही आएगा। समझ में आया? तो पावर लॉस इस तरह से भी निकाला जा सकता है, समझे? या तो वी आई नॉट कॉस फाई नॉट करके निकाल लो, नहीं तो वी इंटू आई डब्ल्यू करके निकाल लो, ये दोनों फॉर्मूला बन जाता है। तो ये दोनों फॉर्मूला को नोट कर लेना, नो लोड कंपोनेंट नो लोड की कंडीशन पे ये पावर लॉस का दो फॉर्मूला बन जाता है, पावर लॉस इज इक्वल टू वी इंटू आई नॉट कॉस फाई नॉट और पावर लॉस इज इक्वल टू वी इंटू आई नॉट। क्लियर? अब ये बताओ कि ना ये जो लॉस है वो कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए? ये जो पावर लॉस है नो लोड का पावर लॉस, ये कम होना चाहिए कि ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। पावर लॉस कम होना चाहिए, तो पावर लॉस को कम करने के लिए क्या कम होना चाहिए, आई डब्ल्यू कम होना चाहिए कि आई एम कम होना चाहिए? आई डब्ल्यू कम होगा। आई डब्ल्यू अगर कम होगा तो पावर फैक्टर कम होगा कि बढ़ेगा? कंफ्यूज हो गए? फिर से देखो एक एक करके, समझे? एक एक करके क्वेश्चन पूछते जाता हूं, लिखो लिखो, जब बता रहा हूं उसको लिखते जाओ। पावर लॉस शुड बी मोर और लेस, या नो लोड पावर लॉस लिखो, ऐसा करके लिखो, नो लोड पावर लॉस शुड बी मोर और लेस। क्या होगा? पावर लॉस कम होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो इसको नीचे लिखोगे इट शुड बी लेस, इट शुड बी लेस। एक एक करके तीनों चीज एक साथ पूछ देता हूं, कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके फॉर लेस पावर लॉस आई डब्ल्यू शुड बी मोर और लेस। फॉर लेस पावर लॉस, फॉर लेस पावर लॉस आई डब्ल्यू शुड बी मोर और लेस। लिखो लेस, इट शुड बी लेस। फॉर लेस पावर लॉस आई डब्ल्यू शुड बी मोर और लेस, तो इसका आंसर क्या आएगा? लेस। इसको नोट कर लिया हो क्या कि नहीं किया? ठीक है, चलो इसके आगे एक और लिख लो, फिर मैं बताता हूं। फॉर लेस पावर लॉस पावर फैक्टर शुड बी मोर और लेस। फॉर लेस पावर लॉस पावर फैक्टर शुड बी मोर और लेस। अगर आई डब्ल्यू ही आपका कम हो जाएगा, कम पावर लॉस के लिए आई डब्ल्यू कम होना चाहिए, और आई डब्ल्यू अगर कम होगा तो पावर फैक्टर की वैल्यू भी क्या हो जाएगा? कम होगा। तो इसीलिए नो लोड के कंडीशन पे पावर फैक्टर कम होना चाहिए, समझे? हर जगह पढ़ाया जाता है कि पावर फैक्टर ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नो लोड के कंडीशन में पावर फैक्टर क्या होना चाहिए? नो लोड के कंडीशन पे पावर फैक्टर कम होना चाहिए। समझ में आ रही बात? लिखो इसमें, at a no load condition the power factor should be less. At a no load condition the power factor should be less. नो लोड कंडीशन द पावर फैक्टर शुड बी लेस। तो एक एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको,
ठीक है, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि एट नो लोड पावर फैक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज ऑप्शन नंबर ए 0.2, ऑप्शन नंबर बी 0.5, ऑप्शन नंबर सी 0.8, ऑप्शन नंबर डी 0.6। ये दिया था 4 ऑप्शन। समझे? क्या ऑप्शन होगा बताओ? 0.2। बहुत सारे लोग क्या है, ये पढ़ाया जाता है पावर फैक्टर ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, हर जगह ज्यादा, हर जगह ज्यादा नहीं होना चाहिए। नो लोड में पावर फैक्टर कम रहेगा तो पावर लॉस भी कम हो जाएगा। समझ में आ रही बात? तो इसी कारण से याद रखना, नो लोड में अगर क्वेश्चन पूछता है तो नो लोड में पावर फैक्टर, चाहे ट्रांसफॉर्मर हो, चाहे इंडक्शन मशीन हो, चाहे जो मशीन हो, नो लोड के समय उसका पावर फैक्टर ज्यादा कम होना चाहिए। फुल लोड के कंडीशन में पावर फैक्टर जितना ज्यादा रहे उतना अच्छा। समझे? लेकिन नो लोड में पावर फैक्टर क्या होना चाहिए? कम है। तो इसलिए ना जब एग्जाम दोगे तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन में नो लोड बोल रहा है कि ऑन लोड की बात कर रहा है। समझे? दिमाग में बैठा हो, नो लोड में हमेशा पावर फैक्टर जितना कम हो, जो सबसे कम होगा उसी को ऑप्शन में लगा देना, और अगर फुल लोड में बोलेगा तो जो सबसे ज्यादा होगा उसको ऑप्शन में लगा देना। क्लियर है? इसको नोट कर लो, इसका आंसर होगा 0.2। और ये सबको नोट करो फिर। अब हो गया? अब अगला क्वेश्चन, एट नो लोड द लॉस इन ट्रांसफॉर्मर इज ड्यू टू, पहला है हिस्टैरिसीस लॉस, दूसरा है हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस, तीसरा है हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट प्लस कॉपर लॉस, और चौथा ऑप्शन है हिस्टैरिसीस प्लस एडी करंट प्लस कॉपर लॉस और प्लस फ्रिक्शन लॉस। चलो बताओ क्या आंसर होगा इसका? नो लोड में खाली हिस्टैरिसीस लॉस होता है, कि हिस्टैरिसीस और एडी करंट लॉस होता है, कि हिस्टैरिसीस एडी करंट और कॉपर लॉस तीनों होता है, और हिस्टैरिसीस एडी करंट कॉपर लॉस और फ्रिक्शन लॉस चारों होता है? सी होगा, सी। फ्रिक्शन लॉस तो नहीं होता, तो ये आंसर तो गलत हो गया, क्योंकि कुछ घूमता ही नहीं है ट्रांसफॉर्मर, तो फ्रिक्शन लॉस नहीं होगा, ये होता है। ठीक है? कभी कभी क्वेश्चन में क्या देगा? कॉपर लॉस नहीं देगा। समझे?
तो यहाँ पर ये स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर लॉस होता है, बहुत कम कॉपर लॉस होता है। इसलिए कभी कभी जब ऑप्शन देगा तो ये वाला ऑप्शन नहीं देगा। अगर ये वाला ऑप्शन दिया है तो सी लगाना, और ये वाला ऑप्शन नहीं दिया है तो ये लगाना, हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉस। समझ में आ रही बात? तो सभी को ये तो पता है कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है। कोई मेरे को बताएगा एडी करंट लॉस क्या होता है? एडी करंट लॉस क्या होता है? एडी करंट लॉस क्या होता है? लीकेज करंट के कारण, लीकेज करंट लॉस नहीं होता, लीकेज करंट के कारण से लॉस होता है, समझे? तो लॉस ड्यू टू लीकेज करंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर is called eddy current loss। समझ में? ये एडी करंट लॉस लीकेज करंट, और ये लीकेज करंट का ही नाम क्या होता है? लीकेज करंट का ही नाम होता है एडी करंट। लीकेज करंट का ही जो नाम है उसका नाम है एडी करंट। तो अगर मैं बोलूं एडी करंट, एक्चुअली में ये लीकेज करंट क्या होता है? समझे? लीकेज कहाँ होता है? जनरली जैसे घर में नल में लीकेज हो रहा है, समझे? नल में अगर पानी फ्लो कर रहा है तो वो पानी तुम्हारे काम का है, लेकिन नल से पानी लीक करके तुम्हारे पानी काम का है क्या? नहीं है। दोनों जगह क्या है? पानी ही है। लेकिन एक जो लीक कर गया उसको अपन यूज नहीं कर सकते, तो जो यूज नहीं कर सकते वही तो लॉस होता है। समझ में आ रही बात? जैसे क्या हो गया है, जैसे ये जल रहा है, ठीक है, ये जल रहा है, तो जल रहा है तो ये लाइट दे रहा है, लाइट के साथ साथ ये हीट भी दे रहा है। समझ में आ रही बात है? ये हीट भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये देखो, छुओगे तो गर्म लगेगा तुमको, बल्ब को छुओगे ना तो गर्म लगेगा। उसके बल्ब को, उसके हीट को तुम यूज करके उसके ऊपर खाना बनाते हो क्या? या उसके ऊपर ऐसा रोटी रख देंगे छोटा सा, बढ़िया खाना बना देते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो उसके हीट को तुम प्रयोग नहीं कर रहे हो, इसी कारण से वो क्या है? लॉस है। वही जैसे जो घर में हीटर होगा, उसके हीट को प्रयोग करके तुम खाना बना रहे हो, तो उसका जो हीट लॉस, उसमें जो हीट निकल रही है ना, वो लॉस नहीं है। तो लॉस एक्चुअली में क्या होता है? जिस पावर को तुम प्रयोग नहीं कर पाते हो वो भी क्या है? वो पावर है। वो भी क्या है? एनर्जी का एक फॉर्म है, लेकिन उसको अपन प्रयोग नहीं कर पाते। जैसे ये बल्ब है, बल्ब में जो लाइट एनर्जी निकल रही है ना, वो मेरे काम आ रही है, तो वो लॉस नहीं है। लेकिन बल्ब से जो हीट एनर्जी निकल रही है वो मेरे काम का नहीं है। उसी तरह से जब ट्रांसफॉर्मर हम लोग देखते हैं, ट्रांसफॉर्मर का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखोगे तो ट्रांसफॉर्मर में ऐसा करंट फ्लो करता है। कहां पर? ट्रांसफॉर्मर की बॉडी में करंट फ्लो करता है, समझे? ट्रांसफॉर्मर की बॉडी में तुम वाइंडिंग कहां लगा के रखे हो? यहां लगा के रखे हो। तुम करंट कहां से लेते हो? वाइंडिंग से लोगे, समझे? हम लोग पावर कहां, तो उसका सप्लाई कहां से लेते हैं? वाइंडिंग से लेते हैं। इसके बॉडी में अगर कुछ करंट फ्लो कर रहा है, इसके बॉडी में अगर कुछ करंट फ्लो कर रहा है, तो वो करंट क्या है? वो करंट हीट के फॉर्म में निकल जाएगा वातावरण में, तो वो क्या है? वो पावर लॉस है। समझ में आ रही बात? इसी को बोलते हैं, जो करंट इसमें फ्लो करता है तो ये क्या होता है? पावर लॉस होता है। तो इसको बोलते हैं एडी करंट, और इस एडी करंट के कारण से जो हीट लॉस हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? एडी करंट लॉस बोलते हैं। तो देखो, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है। हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, समझ में? हिस्टैरिसीस लॉस जो है फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होता है, और एडी करंट लॉस जो होता है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। दोनों का कंडीशन है, कंडीशन फॉर कांस्टेंट फ्लक्स कंडीशन। ट्रांसफार्मर में जनरली जो होता है ना, फ्लक्स जो होता है वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट फ्लक्स के कंडीशन में, कांस्टेंट फ्लक्स कब होगा? V/F रेशियो कांस्टेंट अगर होगा, अगर वोल्टेज बटे फ्रीक्वेंसी का अगर अनुपात या रेशियो जो बोलेंगे, अगर ये कांस्टेंट होगा तभी इसको कांस्टेंट फ्लक्स बोलेंगे। और जब कांस्टेंट फ्लक्स होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हो, डबल कर देते हो, तो हिस्टैरिसीस लॉस भी क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है बात? लेकिन हिस्टैरिसीस लॉस जो होता है प्रोपोर्शनल टू V का पावर 1.6 डिवाइडेड बाई F का पावर 0.6 हो जाता है, समझे? और एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज का स्क्वायर हो जाता है। अगर फॉर इफ
फाई इज नॉट कांस्टेंट, ये अगर कांस्टेंट नहीं है, फ्लक्स कांस्टेंट नहीं है, या V बाई एफ इज नॉट कांस्टेंट, ये अगर कांस्टेंट नहीं है, समझ में आ रही बात? तो जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है ये V का पावर 1.6 अपॉन F का पावर 0.6 होता है। ये क्वेश्चन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसको बनाने के लिए कैलकुलेटर लगेगा, कैलकुलेटर तो वहां अलाउड नहीं है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये आ सकता है। समझ में? जब V बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं है, जब V बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं है तो एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता है, एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करता है इस कंडीशन पे, वो सीधा सीधा वोल्टेज पे डिपेंड करता है। समझ में? तो इन ये 4 फॉर्मूला में से अभी मैं 2-3 क्वेश्चन बना के बताता हूं, ठीक है? इसको नोट करिए, 2-3 क्वेश्चन अपन इससे करेंगे, फिर उसके बाद जो है ऑन लोड कंडीशन में जाएंगे। कोई भी दिक्कत है अभी तक किसी को भी? हो गया? क्वेश्चन है when V is equal to 200 volt, F is equal to 50 hertz, hysteresis loss was equal to 100 watt. Find hysteresis loss when V is equal to 100 volt, F is equal to 25 hertz. चलो बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? जब 200 वोल्ट था, 50 हर्ट्ज था, तो हिस्टैरिसीस लॉस था 100 वाट। जब 100 वोल्ट और 25 हर्ट्ज होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस कितना होगा? तो ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, तो पहला काम क्या करना है आप लोग को, सभी को पहला काम चेक करना है V बटे F का रेशियो। पहले V कितना था? 200, F कितना था? 50, V बाई F निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा। बाद में वोल्टेज कितना हो गया? 100, F कितना हो गया? 50, कितना आंसर आ जाएगा? 4। तो ये कौन सा केस है जिसमें V बाई F कॉन्स्टेंट है? V बाई F जो है इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट है V बाई F इस कंडीशन पे। समझ में आ रही बात? तो V बाई F कॉन्स्टेंट होगा तो हिस्टैरिसीस लॉस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो PH1 बाई PH2 बराबर F1 बाई F2 कर सकते हो अगर प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है तो पहले हिस्टैरिसीस लॉस था 100, बाद में हिस्टैरिसीस लॉस कितना है ये निकालना है। पहले फ्रीक्वेंसी था 50, बाद में फ्रीक्वेंसी हो गया 25, तो हिस्टैरिसीस लॉस की वैल्यू आ जाएगी 50 वॉट। आया समझ में? इस क्वेश्चन को बनाने के लिए यही टेक्निक याद रखना, पहले हमेशा चेक करना है कि V बाई एफ कॉन्स्टेंट है कि नहीं है। जब V बाई एफ कॉन्स्टेंट होगा तभी ये टेक्निक यूज कर सकते हैं, अगर V बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं होगा तो ये टेक्निक को यूज नहीं कर सकते। समझ में आ रही बात?
नोट करो, इसके आगे का भी करवा देता हूं। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन वही है सेम। क्वेश्चन क्या है, जब V की वैल्यू 200 थी, F की वैल्यू 50 थी, तो एडी करंट लॉस की वैल्यू कितना है 100 वॉट। तो जब V का वैल्यू 100 हो गया, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 25 हो गया, तो एडी करंट लॉस कितना होगा। अभी हिस्टैरिसीस लॉस का क्वेश्चन पूछा था, अब वही क्वेश्चन है एडी करंट लॉस के लिए। समझ में आ रही बात, एडी करंट लॉस के लिए कहीं भी कोई प्रॉब्लम आएगा तो तुरंत पूछना, तुरंत पूछना। तो देखो ये तो निकाल चुके हो कि V बाई एफ कॉन्स्टेंट है, निकाल चुके हो। तो जब V बाई एफ कॉन्स्टेंट होता है, व्हेन V बाई एफ इज कॉन्स्टेंट, देन एडी करंट लॉस इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है। तो Pe1 डिवाइडेड बाई Pe2 बराबर F1 बाई F2 का होल स्क्वायर कर दोगे। ठीक है, F1 बाई F2 का होल स्क्वायर कर दोगे। Pe1 कितना था 100, Pe2 हमें निकालना है। F1 की वैल्यू कितना है 50, F2 कितना है 25, इसका स्क्वायर करना है। तो Pe2 अगर निकालोगे तो 100/4 आएगा, आंसर आ जाएगा 25 वॉट। समझ में आ रहा बात, क्लियर है अच्छे से। एक बार और बता दो, देखो क्या बोल रहा हूं मैं कि इस तरह का क्वेश्चन आएगा ना, तो इसमें सबसे पहले क्या करोगे, V बाई एफ को चेक करोगे। यहां पर भी V बाई एफ इसी के जैसा है, तो V बाई एफ कॉन्स्टेंट है। तो जब V बाई एफ कॉन्स्टेंट रहता है तो एडी करंट लॉस किसके प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो Pe1 बाई Pe2 बराबर F1 बाई F2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। F1 कितना है 50, F2 कितना है 25, इसको सॉल्व करोगे तो 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। तो 100 डिवाइडेड बाई 4 हमारा Pe2 आ जाएगा। तो Pe2 का वैल्यू इस तरह से कितना आया 25 वॉट। क्लियर है। तो अगला क्वेश्चन आप लोग बनाने की कोशिश करिए। क्वेश्चन ये है कि जब वोल्टेज का वैल्यू 200 था, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 था, तो Pe की वैल्यू 100 वॉट है। जब वोल्टेज की वैल्यू 200 है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 25 है, तो Pe कितना होगा। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन एक और, जब वोल्टेज का वैल्यू 200 था, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 था, तो Pe का वैल्यू 100 वॉट था। तो जब वोल्टेज का वैल्यू हो गया 100, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 ही है, तो Pe कितना होगा। पहले का 100 आएगा। ठीक है, सही आंसर है। पहले का 100 वॉट सही आंसर है। गलत, सेकंड का गलत है। हड़बड़ी नहीं करो, हड़बड़ी, दिमाग एकदम ना कूल रख करके पढ़ाई करोगे तो अच्छा रहेगा। हड़बड़ी नहीं करना है, समझे। जो पढ़ रहे हो एकदम अच्छे से होना चाहिए, दिमाग में बैठ जाए तभी आगे चीज को पढ़ो। ठीक है,
सोचो अच्छे से, क्या बताया हूं मैं? 4 चीज बताया हूं, देखना ध्यान देना। पीएच प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बताया था, पीई प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर बताया था, कब? जब V बाई एफ कॉन्स्टेंट है, जब V बाई एफ कॉन्स्टेंट है, ठीक है। और पीएच प्रोपोर्शनल टू V का पावर 1.6 डिवाइडेड बाई F का पावर 0.6, और पीई प्रोपोर्शनल टू V का स्क्वायर, कब? जब V बाई एफ कॉन्स्टेंट नहीं है। फिर मैं क्या बताया हूं इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए? सबसे पहला चेक करो कि V बाई एफ कॉन्स्टेंट है कि नहीं है। इसमें कांस्टेंट है क्या V बाई एफ? 200/50 कितना आएगा? 4। और 200/25 कितना आएगा? 8 आएगा। V बाई एफ कांस्टेंट नहीं है, तो जब V बाई एफ कांस्टेंट नहीं होता है तो PE इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? V स्क्वायर। अब देखो वोल्टेज बदला क्या दोनों में? तो वोल्टेज नहीं बदला है तो एडी करंट लॉस भी नहीं बदलेगा, उतना का उतना ही रहेगा। समझ में आ रही बात? अब इसमें देखो, यहां पर V बाई एफ कॉन्स्टेंट है क्या? पहले V बाई एफ कितना आएगा? 4। अब बाद में V बाई एफ कितना आएगा? 2। समझ में आ रही बात? V बाई एफ हमारा कम हो गया, तो कम हो गया। अब देखो यहाँ वोल्टेज बदला है क्या? यहां पर वोल्टेज बदला है कि नहीं बदला है? बदला है। तो PE1 बाई PE2 बराबर V1 बाई V2 का स्क्वायर करोगे कि नहीं करोगे? समझ में आ रही बात? V1 बाई V2 का स्क्वायर, तो V1 कितना है? 200, V2 कितना है? 100। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और पहले कितना था? 100। 100/4 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 25 आएगा। तो 25 आएगा। समझ में आ रही बात? 25 वाट। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? इतना समझे? तो ये इसको याद रखना, इसी तरह से बनाया जाता है इस क्वेश्चन को। नोट करिए। इधर वाला क्या लिखा था भाई आगे? when V is equal to less than PE is equal PH is equal to 100 watt. Find PH. चलिए अब हम लोग आते हैं, थोड़ा सा ट्रांसफार्मर ऑन लोड पढ़ लेते हैं। लोड लगने के बाद क्या होता है ट्रांसफार्मर के साथ?
जितने क्वेश्चन को कर रहा हूं उसको रिवाइज करिएगा अच्छे से, है ना। और भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन दूंगा भी असाइनमेंट में संडे को, ठीक है। देखिए क्या है कि ट्रांसफार्मर ऑन लोड, अब लोड लगने के बाद क्या होता है, तो जब लोड नहीं लगा था तब क्या था कि ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग से दो करंट फ्लो करता था। एक करंट होता था IW और एक करंट होता था IM। ये दोनों करंट क्या क्या काम करते हैं याद रखना। IW का काम क्या है, लॉस को प्रोवाइड करना। IM का काम क्या है, फ्लक्स प्रोड्यूस करना, ठीक है। उसके बाद सप्लाई से ये कनेक्ट रहता था, यहाँ पर साइनसोइडल सप्लाई देना पड़ता था। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस हो जाता था। प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में EMF इंड्यूस हो जाता था। इसका EMF E2, इसका EMF E1 कह देते हैं, ठीक है। इसका EMF E1। अब जैसे पहले लोड नहीं लगा रहता था तो यहाँ पर करंट तो कुछ होता नहीं था, तो ये जो फ्लक्स है ना इसमें ट्रांसफार्मर में, ये फ्लक्स को कोई प्रभाव नहीं डालता था वो, समझे। ये फ्लक्स को कोई प्रभाव नहीं डालता था। ये वाला फ्लक्स को मैं लिख देता हूं मेन फ्लक्स, M मतलब समझ लेना मेन फ्लक्स। अब बाद में मैं इसमें लोड लगा दिया, तो लोड कितने प्रकार का होता है ये भी याद रखना। लोड 3 प्रकार का होता है। एक होता है रेजिस्टिव लोड, समझे। तीनों लोड का अंतर क्या है, जैसे इसका वोल्टेज मान लो V2 आता है, लोड में जितना वोल्टेज आता है वो कितना है V2। तो रेजिस्टिव लोड क्या होगा, रेजिस्टिव लोड ये होता है कि V2 और I2 के बीच में फेज एंगल 0 होता है, रेजिस्टिव लोड। दूसरा होता है, मतलब इसको बोलेंगे कि पावर फैक्टर इसमें 1 होता है। पावर फैक्टर की वैल्यू होती है 1। लोड पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद दूसरा तरह का लोड लगाया जा सकता है जिसको बोलते हैं अपन इंडक्टिव लोड। इंडक्टिव लोड का मतलब क्या होता है, इंडक्टिव लोड का मतलब होता है R और L का कॉम्बिनेशन। इंडक्टिव लोड का मतलब होता है R और L का कॉम्बिनेशन। ये मत समझ लेना खाली इंडक्टर लगा हुआ है। तो इंडक्टिव लोड में पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर इज लेस देन 1, और इसमें पावर फैक्टर लैगिंग होता है। लैगिंग का मतलब होता है कि पावर जो करंट है वो वोल्टेज से लैग कर रहा है, पीछे है, ठीक है। और तीसरा तरह का लोड होता है जिसको बोलते हैं कैपेसिटिव लोड। 3 तरह का लोड होता है। तो इसमें कैपेसिटिव लोड में R और C का कॉम्बिनेशन होता है। यहां पर भी पावर फैक्टर की वैल्यू लेस देन 1 होता है, बट लीडिंग होता है, समझ में, लीडिंग होता है। तो 3 तरह का लोड लग सकता है। तो जो भी लोड लगेगा इसके कारण से कुछ करंट फ्लो करेगा, I2 करंट फ्लो करेगा। जैसे ही करंट फ्लो करने लग गया, ये करंट फ्लो करने लग गया, तो ये अपना खुद का एक फ्लक्स बना देगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, समझ में आ रही बात। खुद का एक फ्लक्स बना देगा अपोजिट डायरेक्शन में। तो खुद का फ्लक्स जैसे ही बनाएगा तो टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, पहले एक फ्लक्स था नीचे की तरफ, उसको अपोज करने के लिए दूसरा फ्लक्स आ गया, टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टोटल फ्लक्स अगर कम होगा तो क्या EMF भी कम हो जाता है, समझे। क्योंकि EMF का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे ट्रांसफार्मर में, EMF का फॉर्मूला 4.44 F⁵m × N होता है। तो अगर ये फ्लक्स ही कम हो जाएगा तो EMF भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये EMF भी कम होगा, ये EMF भी कम होगा। तो ये EMF कम होने के कारण से इसमें और करंट फ्लो करने लगता है। इस करंट को अपन कहते हैं I2 डैश, समझ में आ रहा है। इसके कारण से, I2 के कारण से इधर का करंट बढ़ जाता है। तो इधर का करंट जितना बढ़ा, इसके कारण से इधर में जितना एक्स्ट्रा करंट आया उसको क्या कहेंगे, I2 डैश करेंगे। क्या कहेंगे, I2 डैश कहेंगे। तो यहाँ का टोटल करंट कितना हो जाएगा, प्राइमरी साइड का टोटल करंट हो जाएगा I2 डैश प्लस IW प्लस IM, ये तीनों का वेक्टर कॉम्बिनेशन होगा, समझ में आ रही बात। अब क्या होगा, इसके कारण से ये I2 डैश क्या करेगा, और फ्लक्स बनाएगा। और कब तक बनाएगा, जब तक पहले जितना ना हो जाए, समझ में आ रही बात। तब तक बनाएगा जब तक पहले जितना ना हो जाए, क्लियर है बात। तो इसको बोलते हैं, ये हमारा लोड में इस तरह से होता है। इसलिए जब बोलते हैं कि सर लोड आ जाने के कारण से ट्रांसफार्मर का करंट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो लोड है ना, ये करंट एक फ्लक्स बनाएगा। ये फ्लक्स क्या करता है, ओवरऑल वोल्टेज को कम कर देता है, E1 को भी कम करेगा, E2 को भी कम करता है। तो ट्रांसफार्मर अपनी पहली स्थिति पाने के लिए और करंट खींचता है, और करंट खींचता है, और करंट खींचता है। तो क्या होगा कि
टोटल करंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो है ना ये बहुत ज्यादा होता है, समझे, ये जो होता है ना ये बहुत ज्यादा होता है, इन दोनों के कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा होता है, समझे। अगर मान लो कि 100 में से ये दोनों मिलाकर के 5 है तो ये 95 होगा, समझ में आ रहा है, इतना ज्यादा होता है। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटली लोड के ऊपर डिपेंड करता है, जितना लोड लगाओगे उतना I2 डैश बढ़ते जाएगा। इसलिए नो लोड के कंडीशन में अगर देखोगे तो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में एकदम कम करंट होता है, समझे। कब कॉलेज में कभी परफॉर्म किया हो, नो लोड टेस्ट को परफॉर्म किया हो, कितना करंट फ्लो करता है, 1 kVA के ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट कितना होगा अराउंड अंदाजा, 1 kVA के ट्रांसफार्मर में नो लोड करंट कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 एम्पियर, ज्यादा से ज्यादा 1 एम्पियर, समझ में, उससे ज्यादा नहीं होगा, बहुत कम होता है। फुल वोल्टेज दो दोगे ना तो भी उतना ही करंट होता है, लोड लगने के बाद वही करंट बहुत ज्यादा हो जाता है, समझ में आ रही बात। तो अब नो लोड से ऑन लोड आने में क्या क्या अंतर हो जाता है, तो फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, याद रखना इसको, नो लोड से फुल लोड जाते हैं हम लोग तो क्या क्या अंतर आता है, देखो सबसे पहला चीज है प्राइमरी करंट इंक्रीजेस, प्राइमरी करंट इंक्रीजेस अप टू 10 टाइम्स, 10 गुना से ज्यादा, 10 गुना तक भी, 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ सकता है, 10 to 20 टाइम्स, 10 to 20 टाइम्स जो है प्राइमरी करंट जो होता है वो बढ़ जाता है, समझे। जैसे 5 है तो 5 के बाद 10 गुना बढ़ गया, 50 एम्पियर हो गया, इस तरह से होता है, ठीक है। दूसरा चीज क्या होता है, प्राइमरी करंट बढ़ता है, पावर फैक्टर क्या हो जाता है, पावर फैक्टर भी बढ़ जाता है, पावर फैक्टर इंक्रीजेस, ये जो पावर फैक्टर होता है ये भी बढ़ जाता है, क्योंकि ये ज्यादातर यहां से जो पावर ले रहा है या जो I2 वाला कंपोनेंट होता है ये ज्यादातर कौन सा होता है, यूजफुल कंपोनेंट ऑफ करंट इसमें ज्यादा होता है। करंट का यूजफुल कंपोनेंट जो है ना, जो काम का कंपोनेंट है वो ज्यादा बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है। ये यूजफुल बोल रहा हूं, इसको लॉस कंपोनेंट बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो IW है ना ये लॉस करवा देता है, लेकिन यहाँ का जो करंट होगा ना वो फायदा हमारा, सब जगह बिजली बिजली सब जगह जितना भी पंखा पंखा चलेगा वो इसी से चलेगा, है ना। तो यूजफुल कंपोनेंट बहुत बढ़ जाता है, इसलिए पावर फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है, पावर फैक्टर की वैल्यू बढ़ जाती है। तीसरा पावर फैक्टर एंगल, पावर फैक्टर एंगल क्या होगा, पावर फैक्टर एंगल के साथ क्या होगा, पावर फैक्टर एंगल डिक्रीजेस, क्योंकि अगर पावर फैक्टर बढ़ रहा है, पावर फैक्टर क्या होता है cos फाई होता है, तो cos फाई बढ़ रहा है तो एंगल क्या होना चाहिए, एंगल कम होना चाहिए, तो इसलिए यहां पर पावर फैक्टर एंगल क्या हो जाता है, पावर फैक्टर एंगल हमारा कम हो जाता है। समझ में आ रही बात, समझ में आया इतना, तो ये चीजें हैं, इसको नोट करो फटाफट।
हो गया। तो देखो ये हो गया। देखो ये जो है ना लोड के कंडीशन में क्या होता है, इसको दिमाग में बैठा के रखो। क्या है, लोड जैसी लगेगा करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा। तो इस करंट में देखो दो कंपोनेंट होगा, इसमें भी एक जो होगा लोड में। देखो यहाँ पर क्या है, लोड कैसा है, लोड अगर रेजिस्टिव लोड है तो उसमें खाली यूजफुल कंपोनेंट ऑफ करंट होता है। रेजिस्टिव लोड में सिर्फ यूजफुल कंपोनेंट ऑफ करंट होता है, ठीक। और जो इंडक्टिव लोड होता है उसमें यूजफुल कंपोनेंट ऑफ करंट भी होता है, प्लस एक और करंट होगा जो इस लोड को मैग्नेटाइज करेगा। यहां पर देखो इंडक्टिव लोड जो होता है ना, इंडक्टिव लोड जैसे क्या हुआ, इंडक्टिव लोड जैसे हो गया ये पंखा। रेजिस्टिव लोड ज्यादातर जो हीटर वगैरह होता है ना, हीटर वगैरह जो होता है ना, वो सब रेजिस्टिव लोड में आता है। समझे, हीटर किस में आएगा, रेजिस्टिव लोड में आएगा। तो हीटर जब लेता है तो सिर्फ यूजफुल कंपोनेंट ऑफ करंट लेता है, ये मैग्नेटाइज करने का काम नहीं करेगा। इंडक्टिव लोड में क्या होगा, एक फैन, अगर पंखा, कूलर, जिसमें भी मोटर लगा हुआ है, समझे, जिसमें भी मोटर लगा हुआ है, किसमें किसमें मोटर लगा रहता है, पंखा में लगा रहता है, कूलर में लगा रहता है, एसी में लगा रहता है, कंप्रेसर वगैरह में, फ्रिज वगैरह में लगा रहता है, सब क्या हो गया, ये सब इंडक्टिव लोड होगा। तो इंडक्टिव लोड में दो करंट होगा, एक करंट जो उसको सप्लाई करेगा, जो मतलब क्या बोलेंगे, एक्टिव पावर जिसको बोलते हैं ना, एक्टिव पावर को सप्लाई करेगा एक करंट, और एक पावर जो है रिएक्टिव पावर को सप्लाई करेगा। समझे, इंडक्टिव लोड को रिएक्टिव पावर चाहिए, पावर सिस्टम में एक्टिव और रिएक्टिव पावर बताऊंगा, ठीक। और तीसरा पावर कैपेसिटिव लोड। कैपेसिटिव लोड कौन सा होगा, जैसे ट्यूबलाइट हो गया, ट्यूबलाइट में भी सब नहीं, चौक वाला ट्यूबलाइट नहीं बोल रहा हूं मैं, एक जो जो है जो डायरेक्ट आजकल आता है ना, अभी जो आजकल जो एलईडी ट्यूबलाइट हो गया, उसको कह सकते हो कैपेसिटिव लोड है वो। समझे, नहीं तो फर्नेस वगैरह होता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस जानते हो, इलेक्ट्रिक फर्नेस सुने हो कभी, गर्म करने, किसी को पिघलाने के लिए एक इलेक्ट्रिक फर्नेस होता है। जैसे जो बड़े बड़े शहरों में ना, जैसे जो है किसी की मृत्यु हो जाती है तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में उसको जला देते हैं, उसको लकड़ी नहीं मिलता, कई लोगों को वहां पर लकड़ी अब तो काटना मना हो गया है ना मुंबई में, तो वहां पर जो है उनको डायरेक्ट फर्नेस में डाल के जलाते हैं। तो वो फर्नेस क्या होता है, बिजली का रहता है, उसके अंदर आग पकड़ लेता है। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस जो भी होगा वो भी कैपेसिटिव लोड की तरह काम करता है, समझ में आया। तो ये क्या करेगा, ये जो है यूजफुल कंपोनेंट को लेगा, प्लस साथ साथ रिएक्टिव पावर को सप्लाई करता है, समझे। तो इसका, तो ये तीनों का प्रभाव पड़ता है इसके वोल्टेज रेगुलेशन में। एक वोल्टेज रेगुलेशन में कल पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है और ये तीनों लोड से क्या क्या प्रभाव पड़ता है वोल्टेज रेगुलेशन में, इसको बताऊंगा। क्लियर है बात। तो ये लोड में क्या होता है, इसको दिमाग में बैठाओ। जैसे लोड आएगा करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो पावर फैक्टर भी बढ़ेगा, पावर फैक्टर बढ़ेगा तो पावर फैक्टर एंगल कम होगा। समझे, ऐसे करके याद रखना। करंट कितना बढ़ता है, 10 से 20 गुना तक बढ़ता है करंट। क्लियर है बात। चलिए ठीक है, आज का क्लास खत्म। थैंक यू।